प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं कर लूँ। कर लूंगा, अनथिंकेबल। मैं तो पहले तो 10-20 सेकंड मुझे अपने आप को काम डाउन करने में लगे कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं। फिर मैंने उनको काम डाउन करने के लिए 20-25 मिनट लगाया। मैंने कहा कि सर ये आपके इल्जाम नहीं था, आपके लिए नहीं था, मैं तो आपको तक ये खबर पहुंचाई थी कि आपके कुछ लीडर। आपको पीएमओ भी काम करने का ऑफर था जो आपने मना कर दिया कि मुझे पीएमओ में काम नहीं करना, जबकि एक ड्रीम जॉब रहती है। जी, पीएमओ की जॉब तो एक्चुअली क्लरिकल जॉब है। आप ग्लोरीफाइड क्लर्क हैं, पिंजरे में बंद हैं। पिंजरा अगर सोने का भी है तो पिंजरा ही। और सेकेंडली वहाँ पे जो स्क्रूटिनी उधर ज्यादा ही होती है, पॉजिटिव वेटिंग होती है, आपकी कॉलें सुनी जाएंगी, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहा है, ये सारे हर ट्रैक किया जाता है कि जो आईएएस अफसर काम करते हैं पीएमओ में वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। सिक्योरिटी ड्रिल है जो अच्छी है, जरूरी है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और पीएमओ में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा वेटिंग का शिकार, क्योंकि मेरे पे एक्स्ट्रा फाइल सिर्फ इसलिए बन जाए कि मैं मुसलमान हूं, मुझे मंजूर नहीं है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपकी किताब इंडिया एन आई के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, इसमें आपने काफ़ी खुलासे भी किए हैं। इसमें एक चैप्टर है उड़ता पंजाब, जिस पर एक फिल्म भी आई थी। आपने लिखा है कि चुनाव में राजनीतिक दल ड्रग्स बांट रहे थे, ये काफ़ी शॉकिंग है। इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे? जी जी बिल्कुल। हर किस्म की ड्रग पकड़ी तो इतने वो ये जो स्मैक चल रही है गाड़ी हो, लेकिन यहाँ तो हर किस्म की स्ट्रॉन्ग लाइट ऑल काइंड ऑफ ड्रग। और 53 किलो के करीब तो हमने हेरोइन पकड़ी एक महीने में, तो विच ब्रॉट आउट द ग्रेविटी। तो ये बात हमने, मैं आई वाज टॉकिंग टू एक जर्नलिस्ट पे फ्रेंड थे मिस्टर GS चावला, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट 90 ईयर प्लस के वो हैं। उनको मैं जिक्र कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कुरैशी इतना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुमने हासिल की है, ये तुमको ये प्राइम मिनिस्टर से शेयर करनी चाहिए। तो मैंने कहा जी हम प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी तो हम लिखते नहीं हैं, हम तो इलेक्शन करके स्टेट से बाहर आ जाते हैं, हमारा काम ख़त्म हो गया, अब हमें क्या लेना देना। कहेंगे नहीं, इस नेशनल इंटरेस्ट में इसकी इम्पोर्टेंस है, तुम इसको लिख डालो। तो मैंने एक चिट्ठी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी टोटली उनको मैंने PM साहब को लिखा। मैंने कहा साहब देखिए, मनमोहन सिंह साहब को, कि साहब हमने पंजाब इलेक्शन के दौरान ये चीज़ें देखी हैं कि बहुत ही गंभीर है, हम डायनामाइट पे बैठे हैं। कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से एंट्री होती है, कहाँ से किधर जाती है, क्या फाइंडिंग्स थी उसके बारे में कुछ संक्षेप में बता? नहीं, बाई फाइंडिंग ये थी कि बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम थी और हर पार्टी पैसे के साथ, शराब के साथ ड्रग्स भी बांट रही थी। हर पार्टी में सब नेशनल पार्टियां भी थी, जो पार्टियां वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही थी सब ये कर रही थी। तो उसकी उस ग्रेविटी को देखिए कि इतना ज़्यादा यूथ में ये फैलती जा रही है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो हमने कहा कि सरकार के नोटिस में लाना ज़रूरी है। तो PM को मैंने ख़त लिखा, जिसको उन्होंने जवाब दिया, जो नॉर्मल रूटीन जवाब था कि आप रिसीव योर लेटर, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल गया वो, उन्होंने, सरकार ने जो कुछ किया होगा। 4 साल बाद जब ये उड़ता पंजाब फिल्म आई तो ये पंजाब के ड्रग प्रॉब्लम लाइमलाइट में आ गई। उस वक्त किसी MP को ये मेरा लेटर हाथ लगा तो वो पार्लियामेंट में वो हिला के दिखा रहे थे कि देखो कुरैशी ने तो 4 साल पहले आपको ये चेतावनी दी थी कि ये सब कुछ हो रहा है, आपने क्या किया इस बीच में। तो सरकार ने क्या जवाब दिया मैंने उसको फॉलो नहीं किया और क्या कुछ दिया होगा, लेकिन हाईलाइट वो हो गया वो लेटर कि भाई ये तो हमने तो पूरी फ्लैग की थी। और चावला साहब ने जो उसकी इम्पोर्टेंस बताई थी वो भी फिर साबित हो गई कि वाकई तो इससे मेजर इशू। जब आपने ये पकड़ा उस वक्त कुछ एक्शन हुआ इस सिचुएशन पर? क्या पॉलिटिकल पार्टीज पर कोई एक्शन हुआ? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जो लड़ती हैं, वहाँ अकाली दल है, वहाँ BJP थी, वहाँ कांग्रेस थी, तो ये क्या ये तमाम पार्टियां भी दे रही थी? ये सब थी। उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये सब उनके नॉर्मल काम है। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम है इसको पकड़ना, इनकम टैक्स का काम है पैसा पकड़ना। तो हम तो इन्फोर्समेंट सख्ती से करा के, बाकी ये एजेंसी जिनका ये काम है फॉलो अप में क्या करेंगी वो उनका रूटीन एक्सरसाइज है,
वो उन्होंने इस ड्रग का क्या किया, क्या क्या केसेस रजिस्टर किए, वो उनका काम होता है। हम उस डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि हम तो इलेक्शन मैनेजमेंट में बिजी होते हैं ना। जी। इनके इन्फोर्समेंट के इश्यूज में हम फंस जाएं तो हमको तो आपने फ्लैग कर दिया उसे, मतलब फ्लैग करके उनको छोड़ दिया कि सख्ती से हमने कर दिया कि आप इसको डील करो। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया उस पर। नहीं, क्या नहीं किया ये हमें मालूम नहीं, नहीं। वो सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया होगा। जी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तो कुछ ये बात उछली नहीं, तो सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे दिया होगा सरकार ने। ये तो ड्रग्स, पैसा, शराब तो मिलते हैं लुभावने ऑफर की तरह वोटर्स को, लेकिन बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने क्या देखा, आपकी नॉलेज में क्या क्या आया कि वोटर्स को लुभाने के लिए, उनके वोट खरीदने के लिए क्या क्या दिया जाता था जो चौंकाने वाला था? नहीं, एक्सेप्ट फॉर ड्रग बाकी कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि शराब का बटना तो चला आ रहा है, हर हर स्टेट में होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। पंजाब में शराब ज़्यादा चलती है, तो हम तो बेसिकली हम तो शराब की रोकथाम के लिए तैयार ही कर रहे थे। ये तो हमको एक विंडफॉल मिला कि ड्रग्स हमें हाथ लग गई, और पैसा बहुत बढ़ता है, हर जगह बढ़ता है। तो बल्कि जब मैंने CEC का चार्ज लिया था तो मैंने अपने लिए 2 चैलेंजेस अपनी इनॉग्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अनाउंस किया था कि मैं 2 चीज़ों के पीछे लगूंगा। एक तो वोटर एपैथी, पर्टिकुलरली अर्बन सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, जो शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे अपने को कहते हैं, लेकिन वोट कभी नहीं देते थे। और वोट सिर्फ ये नहीं कि वोट नहीं देते थे, बल्कि ब्रैग करते थे कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया। तो हमने कहा हम तुम्हें बजाय इसके कि तुम ये फैशन स्टेटमेंट बन जाए कि हमने कभी वोट नहीं दिया, हम तुमको ऐसा हाउंड करेंगे कि तुम मुंह छुपाते फिरोगे। तो उसके लिए हमने पूरा कैंपेन में वोटर एजुकेशन डिवीज़न बना दी, और स्वीप उनका मेजर प्रोग्राम है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप हमारी फ्लैगशिप स्कीम है। बिहार का इलेक्शन अक्टूबर का सबसे पहले था, वहाँ पे हाईएस्ट टर्नआउट इन हिस्ट्री हमने हासिल किया, 1 महीने की कोशिश से। उस कामयाबी से फिर हमको हौसला बढ़ा, हमने पूरी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, प्रोग्राम किए, और एवरी इलेक्शन पहले से ज़्यादा होता चला आ रहा है। हिस्टोरिक टर्नआउट हमको मिल रहा है। अभी बाई इलेक्शन में तो पुअर टर्नआउट था, बाई इलेक्शन में ज़रा होता भी कम है, क्योंकि एक फटीक होती है। लेकिन दूसरा मैंने अपने को चैलेंज जो किया था कि मनी पावर को हम हैंडल करेंगे। बहुत सीरियस थी उस वक्त, 2010 की बात कर रहा हूँ जब मैंने टेक ओवर किया। तो हमने एक और डिवीज़न बनाई, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीज़न। दोनों जगह हम नए 2 ऑफिसर हम DG के हैसियत से लाए, एक इंफॉर्मेशन सर्विस का, इधर इनकम टैक्स सर्विस का, और हमने पूरे रूल बनाए कैसे पकड़ेंगे। मेरी एक किताब थी 2014 में मैंने लिखी थी, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। उसमें पूरा एक चैप्टर मनी पावर पे। उसमें 40 तरीके बेईमानियों के जो हमने उस वक्त तक पकड़ रखे थे वो मैंने पूरे लिस्ट किए। उनमें से कुछ 2-4 बता दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें फॉर इंस्टेंस कि चाय का प्याली भी आप वोटर को नहीं पिला सकते, वो ब्राइब है, क्राइम है। लेकिन वो क्या करते थे कि उन दिनों में पार्टियां ऐसी करते थे कि शराब कबाब सब चल रहा है, हज़ारों को वो खिला पिला रहे हैं, और वो किसी वेडिंग पार्टी के नाम से, किसी का बर्थडे, किसी का मुंडन, किसी का सब चीज़ उन दिनों होती थी। तो हमने देखा, हमारे एक ऑब्जर्वर ने, कहीं शादी चल रही है, 3-4 हज़ार उसमें वो लोग हैं, वो शराब कबाब सब चल रहा है, तो वो दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने चला गया, तो वहाँ ना दूल्हा था ना दुल्हन थी। अच्छा, तो वो बोगस फेक शादी थी, बेसिकली लोगों को शराब पिलाने के लिए और ब्राइब करने के लिए। तो हमने एक मोडस ऑपरेंडी और पकड़ लिया। अब हमने उसके बाद सारे बैंक्वेट हॉल और जो जहाँ पे ये पार्टियाँ होती हैं उन सब की बुकिंग सारी एग्जामिन की, उनको मॉनिटर करना शुरू किया कि जहाँ शादी होगी हमारा ऑब्जर्वर ज़रूर पहुँच जाएगा। मुंडन सेरेमनी हो रही है, हर भांजा भतीजा पोता पोती सब कुछ उन्हीं दिनों होते थे, तो हमने उसको पकड़ दे। हालांकि हम ये समझें कि हम बड़े स्मार्ट हैं, ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियन हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। बोगस शादी अभी भी होती है, लेकिन अब क्या होगा कि उस शादी में किराए का दूल्हा, किराए की दुल्हन भी खड़ी हुई मिलेंगे अब वो आपको। थोड़ा और स्मार्ट हो गए। नहीं, वो और क्या, वो किराए का दूल्हा खड़ा कर देंगे और उनका वेडिंग कार्ड भी छपा हुआ होगा, उसके सारे फोटोग्राफी भी हो रही होगी, वो सारा खड़ा कर देते हैं। तो इस किस्म की फिर ये कि एम्बुलेंस में पैसा जा रहा है फॉर इंस्टेंस, तो अब एम्बुलेंस को नॉर्मली कौन पकड़ेगा। तो हमने जब ये देखा तो हमने कहा इसको तो हम चेस करेंगे, लेकिन
साथ साथ हम बड़े कॉशियस होते हैं, रैश चीज़ हम कुछ नहीं करना चाहते कि हमने कोई एम्बुलेंस रोक दी, खुदा ना खाता उसमें कोई जेन्युइन पेशेंट है और उस डिले की वजह से उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए। तो हम ये कहते थे कि एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक चेस करो, जब हॉस्पिटल में पेशेंट उतार दिया जाए और एक एम्बुलेंस पहुंच जाए उसके बाद रेड करना कि उसमें कोई पैसा तो नहीं जा रहा था। तो ये फिर मिनिस्टर्स उनके हेलीकॉप्टर्स में, उनकी गाड़ियों में पैसे लेके जाते थे, पुलिस ऑफिसर्स अपनी फ्लैग गाड़ियों में पैसे लेके जाते थे। ये सारे हमने ये सब रोकथाम जो शुरू की तो उसका बहुत अच्छा असर हुआ। तो ये एम्बुलेंस में पैसे मंत्रियों के हेलीकॉप्टर्स में जाता था और पुलिस ऑफिसर पैसा किसी लेके मंत्री का आप नाम ले सकते हैं जो उस पे पकड़े गए? नहीं, अब मुझे इस तरह नाम याद भी नहीं, ना लेना मुनासिब होगा, लेकिन ये याद है कि इतना डर बैठ गया था कि एक दफ़ा एक लालू प्रसाद यादव खुद ही बुला के इन्फोर्स में कि भाई तुमने अभी तक मेरा हेलीकॉप्टर के वो नहीं किया, बाद में चेक नहीं किया, बाद में शिकायत होगी तो देख लो। डर इतना उसका हो गया था कि 1-2 साल हमारी वो स्कीम बहुत कामयाब रही। बाद में पॉलिटिशियन अपने और नए तरीके ढूंढ लेते हैं, उन्होंने कुछ कर लिए होंगे। आपकी छवि इलेक्शन कमिश्नर से पहले बतौर आईएएस ऑफिसर एक अपराइट ऑफिसर की रही। आपने किताब में ये भी लिखा है कि देयर इज़ अ प्राइस दैट यू पे फॉर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। तो कुछ ऐसा हुआ जब आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ी? एक ही बार हुआ, क्योंकि देखिए एक तो पॉलिटिशियन बहुत स्मार्ट होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो सबको अच्छाई बुराई हर अफसर की जानते हैं और उनसे काम लेना जानते हैं। उनको ये पता लगे कि ये आदमी ज़रा प्लायबल है, ज़रा से उसको तो वो उसको दबा लेंगे, और पता ये अंदाज़ा हो कि ये तो बड़ा अक्खड़ है, किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनता तो मेरे दुश्मन की भी नहीं सुनेगा, तो सबसे बड़ा उनको इत्मीनान उससे होता है। तो मुझे सिर्फ जो मेनली इक्का दुक्का छोटे मोटे इंसिडेंट को छोड़ दीजिए कि एक दफ़ा मैं चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो ब्यूरोक्रेसी की इंट्री हुई। मैं उनका फेवरेट अफसर था, इरिगेशन पावर मेरे पास बैंक में थे, और मैं देवीलाल जी उनके चौटाला साहब के फादर के साथ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन रह चुका था। लेकिन किसी ने इंट्री करके, क्योंकि मेरी फैमिली दिल्ली में थी, मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे, उन दिनों स्कूल का एडमिशन, उन दिनों क्या आज भी इतना ही मुश्किल होता है कि स्कूल में एडमिशन कराना सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया का। तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ चले जाइए, फिर एडमिशन कराइए, मकान मिलना भी मुश्किल होता था। अब मकान आसान हो गया, आपने देखा दिल्ली में इतने बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बन गई, अब मकान आसानी से मिल जाता है। वरना कई बार होता था 5-5 साल पूरी टर्म करके लोग चले जाते थे और सरकारी मकान नहीं मिलता था। ऐसी सूरत में जहाँ आप टिके हुए हैं वहाँ टिका रहना ही पसंद करते थे। तो किसी ने चौटाला साहब के कान में कि जी अच्छा, एक उसूल ये है कि कभी बुराई ना करो, क्योंकि एकदम उस पर वो चौंक सकते हैं, उसको कैमोफ्लाज करो तारीफ़ में। सर ये कुरैशी बेचारा, ये इसका परिवार दिल्ली में, इसको हर हफ्ते दिल्ली जाना होता है। हालांकि वो शिकायत ये कर रहे थे कि हर हफ्ते ये दिल्ली भाग जाता है, तो इसको दिल्ली जाना पड़ जाता है, इसका परिवार वहाँ है, इनको हम दिल्ली पोस्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा हाँ बेचारे को अच्छा तो बड़ा इतना कष्ट होता है, चलो दिल्ली लगा दो। दिल्ली में कोई पोस्ट वोस्ट थी नहीं, इंडस्ट्रियल प्रमोशन आपको हटाया जा रहा था, मकसद हटाना था। मुझे हटा के उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रमोशन कमिश्नर, हाई साउंडिंग नेम लेकिन ज़ीरो जॉब कंटेंट, तो उसमें मैं लगा दिया गया। फिर बाद में हरियाणा मिनरल कॉरपोरेशन का CMD, जो महेंद्रगढ़ में स्लेट बनाने की एक कंपनी थी। तो एक दफ़ा मैं चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, सारे अफसर, उसमें IAS अफसर शामिल बैठे हुए, और उन्होंने ये कि जी मुझसे CM ने कहा कि जी ये माइन जो है किसी प्राइवेट को देनी है। तो मैंने कहा साहब ये तो मैं नहीं कर सकता। तो ये सुनने की तो आदत नहीं थी, कोई कल्चर ही नहीं था। तो मैंने कहा साहब मेरी कंपनी बंद कर दीजिए, लेकिन ये माइन में नहीं दे सकते, कोई इस माइन से तो मेरे कंपनी के लोगों को तनख्वाह देता हूँ, और बहुत सारी माइंस हैं जो हमें अलॉटेड है, हमने यूज़ नहीं कभी किए, उनमें से आप देख लीजिए, लेकिन ये तो हम नहीं दे सकते। तो ऐसा कोई कहने वाला था नहीं, तो मीटिंग भंग हो गई। उन्हें बुरा लग गया, मीटिंग ख़त्म, मीटिंग बर्खास्त। और फिर उसके बाद 3 हफ्ते बाद फिर उन्होंने मीटिंग बुलाई, थोड़ा सा रीफॉर्मुलेट किया, मोरलेस वही कंटेंट, मोरलेस वही जवाब मेरा। 3 महीने तक फिर उन्होंने मुझसे बातचीत नहीं की, मेरा सलाम का जवाब देना भी बंद कर दिया। और आप उनके फेवरेट हुआ करते थे? मैं उनका फेवरेट हुआ करता था, और फिर इतना आउट ऑफ फेवर हो गया। लेकिन आगे सुनिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी।
3 महीने बाद उनकी पोस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, वो खाली होने वाली थी। तो उसमें एक दिन उनका फ़ोन आया, कुरैशी क्या कर रहा हो? मैंने कहा जी कुछ नहीं, कुछ मेरे पास तो काम तो कुछ था ही नहीं, तो सफदरजंग एयरपोर्ट में जा रहा हूँ और चंडीगढ़ वापस, तो मैं फ़ौरन आ जाऊँ। जहाज़ से आते थे अपने सरकारी प्लेन से। जैसे ही मैं गया, सिक्योरिटी ने उनको बताया, उन्होंने फ़ौरन पायलट को कहा कि अपना स्विच ऑफ करो, नीचे जाओ, मुझको ऊपर बुलाया। देखो कुरैशी, मैं तुमको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। जबकि उस पोस्ट के लिए बड़ी मारकाट चल रही थी चंडीगढ़ में। रोज़ाना एक कैंडिडेट का नाम आता था और अगले दिन उसके बाप दादा के करतूत छप जाते थे, साफ हो जाता था अगले दिन, दूसरा तीसरा पांचवा। मेरा स्पेकुलेशन के लायक भी नाम नहीं था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल साइड लाइन था, आउट ऑफ फेवर था टोटली। फिर तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा कि सर आपने सोच लिया है? कह लेंगे कुरैशी, कोई चीफ मिनिस्टर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बगैर सोचे लगाएगा? तो मैंने कहा सर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साफ़ कर देनी ठीक होती हैं, और मैंने कहा कुछ काम ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने कह दिया उनको? मैंने साहब के कुछ काम है जो मैं नहीं कर सकता, उसकी वजाहत नहीं करना चाहूँगा कि क्या काम, कि वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ काम अच्छे हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन क्या? मैंने कहा एक तो मुझे डेवलपमेंट के प्रोग्राम के नए नए आइडियाज़ बहुत आते हैं, उनमें से मैं 10 में से 5 को इम्प्लीमेंट भी कर लेता हूँ। और सेकेंडली मुझे भारत सरकार से पैसा लेने की तरकीब आती है, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ। कह लेंगे यही तो चाहिए। तो फैसला हो गया कि ठीक है 3 हफ्ते बाद ये पोस्ट खाली होनी है। कह लेंगे बस इसको, मैं जो कहने वाला था उन्होंने खुद ही कह दिया, कह लेंगे इसको सीक्रेट रखना। मैंने कहा सर मैं भी यही कहने वाला था, सीक्रेट रखना, क्योंकि अगर जिस दिन मेरा ये निकल जाएगा तो मुझे दादा की अपनी हरकतें अखबार में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो 3 हफ्ते उन्होंने सीक्रेट रखा, मैंने रखा, फाइनली मैंने ज्वाइन किया। तो एक तरफ वो उन्होंने बोलचाल बंद कर दी, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल में मेरे लिए इज्जत बढ़ी कि आदमी ईमानदार है, बोल्ड है, दबाव में नहीं आता है, जो क्वालिटीज़ उनको चाहिए होती है ना, वो मुझ में उन्हें दिखाई दी। उस वजह से उन्होंने मुझको अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट दी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है फॉर सिविल सर्वेंट, कि जो पॉलिटिशियन को खुश करने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। क्योंकि पॉलिटिशियन को पूरी आपके को अच्छी तरह जानता है वो, कि कौन कितना है, लाभ कौन कितना पानी में है, कौन कितना पानी में, खूब अच्छी तरह जानता है। मैंने ये भी सुना है कि आपकी किताब के ज़रिए ये भी पढ़ा उसमें कि सुषमा स्वराज और ओम प्रकाश चौटाला के बीच आपको लेकर कुछ तू मैं में भी हो गई थी। जी बिल्कुल, बल्कि दिस कंटिन्यू स्टोरी उस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि मुझे सुषमा जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा था, बड़ा अच्छा। कि जब वो 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, जनता पार्टी इलेक्शन जीत के आई, तो 25 साल की यंगेस्ट मिनिस्टर इन हिस्ट्री वो बनी। उनको देवीलाल जी ने मिनिस्टर फॉर कल्चरल अफेयर्स बना दिया। मैं ऑलरेडी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एंड कल्चरल अफेयर्स हरियाणा का था, तो उनके अंडर में मैं डायरेक्टर हो गया। तो 2-4 दिन में ही हमारी अच्छी कम्युनिकेशन और बड़े अच्छे ताल्लुकात, और पूरा टेन्योर 1.5 साल का बड़ा अच्छा गुजरा। तो बहुत शी वाज ए ब्रिलियंट वुमन एंड ए ब्रिलियंट मिनिस्टर, द बेस्ट बॉस आई हैड वर्कड अंडर। तो खैर उसके बाद वो अपनी दिल्ली चली गई, मैं अपने कहीं और चला गया वगैरह वगैरह। 20 साल बाद उनका फ़ोन आता है कि जो शी वाज मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कि यह मुझे मेरे फर्स्ट नेम से पुकारते थे, याकूब। ऑलमोस्ट शुरू से बड़ी अफेक्शनेट थी। उन्होंने कहा याकूब ये दूरदर्शन के डीजी की पोस्ट खाली हुई है, मैं चाहती हूँ तुम आ जाओ उस पर। तो मैंने कहा मैडम मैं ज़रूर आना चाहोगे? मैंने कहा मैं ज़रूर आना चाहूँगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये आप चौटाला साहब से डायरेक्टली मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि जी मुझे दिल्ली भेज दो, तो वो ना शुक्रा या अनग्रेटफुल समझेंगे कि उन्होंने मुझको सबसे पावरफुल जॉब दी और मैं उसको छोड़ के भागने की बात कर रहा हूँ, तो वो बुरा लगेगा, अनग्रेटफुल लगेगा। इसलिए आप कहिए, अगर वो ना भी कह देंगे तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे 2-4, और अगर हाँ कह देंगे तो बल्ले बल्ले। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें मालूम है मेरी तो उनसे ताल्लुकात पॉलिटिकल अच्छे नहीं है, अच्छा। मैं तो नहीं करूँगी। वो एडवर्सरीज थे, वो एडवर्सरीज थे, क्योंकि वो कुछ पॉलिटिकल वो था कि पार्टी की अलायंस बीजेपी से हो ना हो, वो उन्होंने नहीं होने दी थी। खैर बात
हुई इसी तरह के लटकती रही। मैं कामयाब नहीं हुआ अपने नाम भिजवाने में। किस मुंह से मैं चौटाला साहब से कहूँ, मैं इसी झिझक में रहा। जब 4-5 दिन रह गए, फिर सुषमा जी का फ़ोन आया कि याकूब कुछ हुआ आगे प्रोग्रेस। तो मैंने कहा मैडम कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ आप एक दफ़ा अपना रसूल तोड़ के बात कर लीजिए। अच्छा, कहते हैं कि चलो मैं कर लेती हूँ, तुम कल दिल्ली कब आ रहे हैं, जब दिल्ली आए मुझे बताना। तो मैंने कहा कल ही आ रहे हैं। तो कहने लगे जैसे ही वो आए तो मुझे बताना, मैं उस वक्त। तो हम बाई प्लेन आए, चौटाला साहब मैं और एक और साहब बैठे, हम बातें कर रहे। तो फ़ोन बजा, तो चौटाला साहब ने, हाँ जी बहन जी कैसी हैं, सब ठीक है ना, हाँ सब कुशल मंगल, ये सारी चीज़। फिर हाँ हाँ जिसको कहें आप भेज दूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि जी मेरे डीजी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की पोस्ट खाली हुई है, मैं चाहती हूँ हरियाणा के अफसर को उसमें लगाऊँ। तो चौटाला साहब तो बड़े खुश हुए, कहा हाँ हाँ बहन जी जिसको कहें उसका नाम भेज दूँ। उसके बाद गालियाँ शुरू हो गई। तो मैंने कहा एकदम सुन ली, क्योंकि अच्छा मुझे तो नहीं मालूम उधर क्या बात हो रही है। तो एक कुछ लफ्ज बता सकते हैं क्या बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा कि तुम मुझे मेरा सत्यानाश करना चाहती हो, मुझे बर्बाद करना चाहती हो, ये करना चाहती हो, करना चाहती हो। तो बात ख़त्म हो गई, फ़ोन रख दिया। और चौटाला साहब ने टू ऐड टू माई एंग्जाइटी मुझसे कुछ बोला भी नहीं कि भाई क्या बात हो के रही है, जैसे नॉर्मल कुछ हुआ ही नहीं। इस बीच में मेरे जेब में फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आ चुका था, वो बजा। तो मुझे मालूम था कि सुषमा जी का होगा, तो मैं बाहर गया। तो उन्होंने कहा कि याकूब मेरी अभी उनसे बात हुई, वो तुमने सुना ही होगा कि वो तो बहुत बुरा मान गए, उन तो बहुत उन्होंने खरी खोटी बहुत कुछ सुना दी। तो अब भाई अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब तुम अपने आप देखो। तो खैर मैंने वो अपने आप देखने का तरीका मुझे सूझा कि भाई मेरे जो उनके सीएम सेक्रेटरी में 5-6 लोग थे ना, बहुत आपस में जेलसीज तो होती ही होती हैं। तो मैंने कहा इनको आगे कर दो कि जी मुझे निकलवाने में ये मदद करेंगे। तो उन्होंने हाँ जी सर, सीएम साहब सर इसको डीजी की ऑफ़र आई है, भेज दीजिए। हमारा दूरदर्शन से बड़ा काम रहता है, वो हमारा कोई काम नहीं करते, ये डीजी हमारा अपना होगा तो सारी हमारी पब्लिसिटी अच्छी हो जाएगी। तो खैर उन लोगों ने मुझे निकलवाने में मेरी मदद की, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जब आप डीजी दूरदर्शन बने तो आपने टीआरपी स्कैम भी पकड़ा, तो वो क्या है? क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है कि टीआरपी में जो नंबर दिखते हैं वो असली नंबर्स नहीं होते, या वो रियल पिक्चर शो नहीं करते चैनल्स की परफॉर्मेंस की। जी, वो ये है कि चूँकि मैं 3 साल के लिए मैं आया था, आई वॉज द डायरेक्ट रिक्रूट ऑफ प्रसार भारती। तो 3 साल से पहले मुझे कोई हटा नहीं सकता था, लेकिन 1.5 साल में मुझे छोड़ना पड़ गया था। वो कहानी अपनी जगह इसमें है मेंशन। खैर टीआरपी मैंने ये देखा कि दूरदर्शन की जो रीच है हालांकि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो केबल एंड सैटेलाइट होम्स के से ही कैलकुलेट करते थे कि जी 2% रीच है। लेकिन जो चीज़ वो छुपाते थे कि उस ज़माने में टेरेस्ट्रियल चैनल जो थी वो 52% देश में सिर्फ एंटीना होता था ना एक ज़माने में। वो एंटीना पूरे आधे देश में 52% में सिर्फ एंटीना था, कोई केबल एंड सैटेलाइट नहीं था। वहाँ तो मेरा शेयर 100% हो गया, उसकी कोई गिनती नहीं। वहाँ पे भी तो तेल बिकता है और साबुन बिकता है और टूथब्रश बिकता है, नहीं बिकता तो उसकी बात नहीं। सिर्फ हमारी जो थी मार्केट वैल्यू सिर्फ 2% मार्केट शेयर पे डिटरमिन होती थी। और करते क्या थे कि जी पीपल मीटर्स लगाते थे टीवी के ऊपर, समथिंग कॉल्ड पीपल मीटर। तो लोग बात ज़रूर करते हैं उसकी, किसी ने देखा नहीं होगा। मेरी आदत थी प्रॉब्लम में डीपली जाने की, तो मैंने अपने दूरदर्शन के ऑफिशियल टीवी के ऊपर पीपल मीटर लगवाया। पीपल मीटर इज़ लाइक ए सेट टॉप बॉक्स, वो उसके ऊपर आप रख दीजिए और उसमें से 2 तार निकाल के पीछे के डब्बा खोल के टीवी का सोल्डर किए जाते हैं। ये सोल्डरिंग ये इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर जैसे ही कोई आप अगर टीवी ख़रीदेंगी उसकी गारंटी में लिखा होगा कि अगर आपने इस डब्बे को टीवी को अपने आप खोला तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, सर्विस सेंटर ही खोलेगा, है ना। तो कौन कराएगा ये? 3000 पीपल मीटर लगे हुए थे और उस बेसिस पे ऑडियंस डिसाइड की जाती थी। सिर्फ 3000 पे पूरे देश की। ये इतना बड़ा स्कैम है। 3000। अच्छा, और उसमें भी क्या था कि जो एक जैसे रिमोट होता है ना, उसमें नंबर 1 आपका हस्बैंड, नंबर 2 आपकी वाइफ और फिर बेटा, सर्वेंट, ये वो 4-5 वो दे दिए।
और एक्सपेक्टेड ये था कि आप कमरे से निकलें तो आप उस बटन दबाइए, कमरे में आए तो दोबारा बटन दबाइए, सुबह शाम बस यही करते रहिए। कौन करेगा ये? किसके पास ऐसी फुर्सत है? तो ये गरीब लोगों के यहाँ लगवाते थे। खैर ये आदमी जो आता था और हफ्ते में 2 दिन दोपहर को आके ये यहाँ डेटा कार्ड इसमें से निकालता था। तो मैं यही प्रोसेस समझना चाह रहा था। फिर मैंने पूछा कि तुम जहाँ जहाँ ये लगाया है मीटर, उनको कुछ रिश्वत देते हो, कुछ पैसा देते हो? नहीं जी बिल्कुल कुछ नहीं देते, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन जब 2-4 बार मीटिंग हुई, मेरे को चाय भी पिलाई, समोसा भी खिलाया, तो फिर उसने पोल खोली तो उसने कहा जी हम पैसा तो नहीं देते, लेकिन किसी को डिनर सेट दे देते हैं, किसी को ये गिफ्ट दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। और बल्कि बाद में तो निकल के आया कि टीवी भी दे देते हैं। अच्छा। क्या आप एक टीवी पे जो चाहे देखिए, दूसरे पे हमारे सिर्फ चैनल लगाए रखिए, ताकि वो रिकॉर्ड ये करे कि इस चैनल पे सिर्फ यही देखा इस आदमी ने। तो ये लेके इन सारी इन्फॉर्मेशन मैं चला गया बॉम्बे, और वहाँ पे जो लोग थे मीडिया बायर, उनको कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारा पैसा लुट रहा है, मुझे भी तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट है, मैं भी लेना चाहता हूँ, ये लोग भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से मांग रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, तुम्हें तो सोचना चाहिए। मेरी ऑडियंस तो 100% प्लस 151, उसको डिवाइडेड बाय 2, 51% ऑफ इंडिया वॉचेज मी अलोन, डीडी। तो आधे से ज़्यादा रेवेन्यू तो मुझको देना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। आप मुझको 1% दे रहा हो, तो क्या उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। हाँ, तो वो सिस्टम अभी भी चल रहा है? वो सिस्टम देखिए, नहीं वो सिस्टम फिर ये होता है कि वो प्राइवेट के बजाय उन्होंने कोई गवर्नमेंट की कोई बोर्ड बना दिया था जो कर रहा है। क्योंकि 2008 में पार्लियामेंट में उठा, 2020 में पिछले आया था, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो रोज़ाना नेशन के बिहाफ पे आपसे सवाल जवाब करते रहते हैं, उन पे चार्ज लग गया था कि किस तरह मैनिपुलेट हो रहा था। तो मैनिपुलेशन आपके दौर में भी होती थी, अब भी होती है, अभी भी फेयर नहीं है? अभी भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देखिए 2020 का जो ये केस था वो कंक्लूड कहाँ हुआ? वो तो और इन्वेस्टिगेशन फर्दर होती तो सारी पोलें खुलती। तो ये मैनिपुलेशन करने का जो वो है तरीका, वो तो चलता ही चला गया। क्योंकि दूरदर्शन, जबकि मैं उनको कहता था कि देखो तुम्हारे टैक्सेस से तो मेरी सैलरी निकलती है, तो बजाय इसके कि आप दूरदर्शन को सपोर्ट करो, आप उसको कि जड़ काटने में लगे रहते हो। सारे सब मिल जाते थे, आपस में इनके कार्टेल बना रखे थे। एक सवाल ये भी आपको लेकर कहा जाता है कि आप इतने सख्त थे बतौर इलेक्शन कमिश्नर कि जिस सरकार ने आपको अपॉइंट किया, कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने, उसके लॉ मंत्री को आपने सेंशर कर दिया कि चुनाव में वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को तोड़ रहे हैं, सलमान खुर्शीद। फिर क्या हुआ? यस करेक्ट, ये आपने ठीक याद दिलाया कि देखिए ये हमारे जॉब से एक्सपेक्टेड है कि अब जैसे मैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, मैं उस वक्त स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का सेक्रेटरी था, आईएएस में था। 1 साल मेरे रिटायरमेंट का बाकी था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आएंगे तो अपनी सरकारी पोस्ट से रिज़ाइन करेंगे। तो मैंने 1 साल पहले रिज़ाइन किया, और मैंने ये किया कि अब मैं सरकार से के अंडर में नहीं हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हूँ। अब सरकार मुझसे बात भी नहीं कर सकती, ये एक्सपेक्टेड है। तो ऐसी सूरत में है कि आपको सरकार ने लगाया और आप उसी की चापलूसी करते रहें, उसके चमचागिरी करते रहें, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, वही सरकार जो आपको लगाती है लेकिन आपको हटा नहीं सकती, हटाने के लिए आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हैं, उसको कायम रखना तो हमारा काम बनता है ना। तो क्या वो इंडिपेंडेंस अभी है इलेक्शन कमीशन में? अभी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पहले अपने वक्त की तो बता दूँ कि मेरे वक्त में जो थी कि द फैक्ट के जिस पार्टी ने मुझे अपॉइंट किया, उसके यूपी के इलेक्शन में, औरों को छोड़ दीजिए, बहुत सारे हमने वो किए, 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया था, जिनमें से एक लॉ मिनिस्टर को तो सेंश्योर किया था, विच इज़ द बिगेस्ट पनिशमेंट। और वो तो कन्विक्शन है जिसकी कोई अपील भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक, हमने वहाँ तक किया। लॉ मिनिस्टर जो हमारे अपॉइंटमेंट लेटर को इशू करता है, तो हमारी जो न्यूट्रलिटी इस हद तक थी, तो और विच इज़ एक्सपेक्टेड। हमने कोई एहसान किसी पे नहीं किया, अपनी जॉब को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। तो अगर ये इसमें अभी कोताही है
चिंता का विषय है। इसके बाद आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिले थे और उनसे आपने बताया था कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, तो फिर पीएम ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ऐसा आपने लिखा है। जी, वो उसी स्टोरी का अगला भाग है वो, कि जब हमने सेंश्योर किया लॉ मिनिस्टर को, तो कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर बहुत बुरा भला कहने लगे मुझे पर्सनली और इलेक्शन कमीशन को कि जी बड़े एरोगेंट हैं, दिमाग ख़राब हो गया, क्या समझते हैं ये हुए। तो मैंने उनके मीडिया एडवाइज़र को प्राइम मिनिस्टर के बोला कि भाई देखो ये जो लूज टॉक कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हमारी इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन तो बहुत स्काई हाई थी कि हमने कहा अगर हम ये मीडिया को बता दें तो आपको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। कहेंगे मैं पीएम को बता दूं। मैंने कहा उन्हीं की कानों के लिए तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब बताया तो अगले दिन मनमोहन सिंह जी का फ़ोन आया, पैनिक कॉल कि कुरैशी जी मैं आपसे अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ। ये गोया अगर मैं कहता कि आ जाओ मिलने तो वो मिलने दफ्तर आ जाते। तो मैंने कहा सर आप बताइए कि कहेंगे नहीं आप बताइए। मैंने कहा सर आप प्रधानमंत्री हैं, जो आप हुक्म देंगे मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा शाम को आ सकते हैं, 7 बजे का तय हुआ। हम गए, दरवाजे पे खड़े हुए वेट कर रहे थे। अच्छा। जो शायद वो हर मेहमान का करते हैं वेट, लेकिन इन एनी केस मैं उसी इंसिडेंट का तो वो वेट कर रहे। जैसे ही हम अंदर गए, इसी तरह सीटें होती हैं वहाँ पे, रोज़ टीवी पे आप देखते हैं पीएम के पास जो कोई मिलने आता है, इसी तरह 2 सीटें। जैसे ही बैठे उन्होंने कहा कुरैशी जी मुझे हरीश खरे ने बताया आपका कल की बातचीत, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं गोया मैं इंटरफेयर करता हूँ या इलेक्शन कमीशन को कोसता हूँ तो मैं तो सुइसाइड कर लूँगा। अब मैं तो बहुत चक्का रह गया क्योंकि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा। अनथिंकेबल। तो मैं तो पहले तो 10-20 सेकंड मुझे अपने आप को काम डाउन करने में लगे कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं। फिर मैंने उनको काम डाउन करने के लिए 20-25 मिनट लगाया। मैंने कहा कि सर ये आप पे इल्ज़ाम नहीं था, आपके लिए नहीं था, मैं तो आपको तक ये खबर पहुँचाई थी कि आपके कुछ लीडर लूज टॉक कर रहे हैं, उनको आप रोकिए। तो उन्होंने कहा कि आगे कभी भी कुछ, उन्होंने इंश्योरेंस सारा देके कभी भी कुछ आपको प्रॉब्लम या शिकायत हो जस्ट पिक अप द फोन एंड टॉक टू मी। आपको पीएमओ में काम करने का ऑफर था जो आपने मना कर दिया कि मुझे पीएमओ में काम नहीं करना, जबकि एक ड्रीम जॉब रहती है। जी, वो ड्रीम जॉब मैंने उसकी 2 वजह थी, 2-3 वजह। कि एक तो मैं जिस पोस्ट पे था जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स, तो वो बड़ी यूनिक जॉब थी कि एक तो पूरी तरह सेक्रेटेरिएट जॉब, यू आर ए जॉइंट सेक्रेटरी, तो सेक्रेटेरिएट जॉब। दूसरी तरफ आई वाज आल्सो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेहरू युवा केंद्र संगठन। 3 लाख यूथ क्लब हमारे पूरे हिंदुस्तान में, कोने कोने में, गांव में। और एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम जो 300 यूनिवर्सिटीज़ में ऑपरेट करती थी। तो मैं वो फील्ड जॉब, सेक्रेटेरिएट की सेक्रेटेरिएट जॉब, वो डबल बेनिफिट उसमें कि मैं तो पूरा हिंदुस्तान, और इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, मुझे जगह जगह जाने का, घूमने का मौका मिलता था, सीखने का मौका मिलता था। तो ऐसी पोस्ट छोड़ के, और पीएमओ की जॉब तो एक्चुअली क्लरिकल जॉब है। आप उसमें ग्लोरीफाइड क्लर्क हैं, पिंजरे में बंद हैं, पिंजरा अगर सोने का भी है तो पिंजरा ही। तो और सेकेंडली वहाँ पे जो स्क्रूटिनी उधर ज़्यादा ही होती है, पॉजिटिव वेटिंग होती है, आपकी कॉलें सुनी जाएंगी कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहा है, ये सारे हर ट्रैक किया जाता है कि जो आईएएस अफसर काम करते हैं पीएमओ में वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है। वो जो ये सिक्योरिटी ड्रिल है जो अच्छी है, ज़रूरी है, लेकिन मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि मुझे ये वहम था, राइट और रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, कि ये मुझे ये था कि देखिए कम्युनलिज्म तो उस ज़माने में भी था, और ये कि आई एम ए मुस्लिम नो डाउट, कि मेरे पे अगर एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी होने लग जाए, मेरा एक एक्स्ट्रा फाइल कि जी मुसलमान है, मुझको पे ज़रा शुबा किया जाए, वो मुझे मंजूर नहीं था। पर ऐसा हुआ है क्या? नहीं, आपके साथ नहीं, पर क्या आपने ऐसा देखा है? नहीं, ये मेरा हो सकता है मेरा वहम हो, और मेरा ये बिलीव था कि मैं पंचायती राज मिनिस्ट्री में मैं सेक्रेटरी बन के वहाँ का राजा सेक्रेटरी बनने को तैयार हूँ, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और पीएमओ में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा वेटिंग का शिकार, क्योंकि मेरे पे एक्स्ट्रा फाइल सिर्फ इसलिए बन जाए कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मंजूर नहीं है।
कोटा सिस्टम में मुझे लिया जाए, मुझे मंजूर नहीं क्योंकि है। आप मुस्लिम हैं इसलिए आपको बनाया जाए। हुआ भी यही कि क्या हुआ कि जब जैसे मुझे पता लगा, मेरे पड़ोस में निशिकांत सिन्हा एडिशनल सेक्रेटरी जो पीएमओ की पोस्टिंग करते हैं उनके पास में चला गया। तो मैंने कहा सर ये सुना है? तो पहले तो उन्होंने मुझे डांट लगाया कि तुमको पता कैसे लगा। मैंने कहा सर मुझे किसी ने बता दिया। फिर वो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ उन्होंने मानी कि लेकिन हमें एक मुस्लिम तो चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम रिलेटेड अफेयर्स होते हैं उनकी जानकारी के लिए। तो बात निकल के साबित हो गई। फिर मैं गया मुझे कि यार वेणुगोपाल थे सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, उनके पास गया। वो मेरे बॉस रह चुके थे, बड़े शानदार आदमी, सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं उनके फादर इन लॉ हैं वो। तो बहुत वेरी वेरी फाउंड ऑफ मी। तो मैं गया तो उन्होंने कहा याकूब तुम्हारा डिसीजन 100% ठीक है। मैंने 6 महीने पहले तुम्हारा नाम मांगा था कि एसवाई कुरैशी मुझे चाहिए, तो उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि नहीं हम नहीं ले सकते, यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एक मुसलमान है इम्तियाज़ खान। तो तुम कोटा में आ रहे थे, तो ही वाज द ओनली वन हु सपोर्टेड मी। तो एंड अब आई डोंट नो वेदर मैंने कोई गलती की। क्या मनमोहन सरकार में मुस्लिम्स का एक कोटा होता था, दूसरी सरकारों में भी होता है, कैसे होता है? नहीं मुझे नहीं मालूम कि आज के सरकार में तो उससे पहले की सरकारों में होता था, हमेशा होता था कि एक दो मुस्लिम ऑफिसर तो होते ही थे। और जो उन्होंने बताया निश्चित क्या सिर्फ मुस्लिम ऑफिसर्स होते थे या माइनॉरिटीज में सिख्स और दूसरे भी होते थे? नहीं इसमें माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। जैसे उन्होंने सिन्हा साहब ने कहा अभी कि जैसे बहुत सारे वक्फ मैटर्स आते हैं, तो उसको समझने के लिए अगर हमारे पास एक मुस्लिम ऑफिसर के लिए एक मुस्लिम ऑफिसर तो हमें चाहिए ही होता है। तो हालांकि मैंने सोल्यूशन भी दिया। मैंने कहा साहब मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, आप डायरेक्टर लेवल का ले लो, कोई ले लो। खैर उन्होंने कहा अच्छा नाम बताओ। मैं 25-30 नाम लेके चला गया अगले दिन कि जी इनमें से ले लीजिए किसी को। तो सबको कैंसिल कर, नहीं कोई बात नहीं, चलो बाद में कर लेना। और जो इम्तियाज़ खान थे उनको 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। तो जो पहले से कर रहे थे और जो एक प्रैक्टिकली तो ठीक ही हो सकता है, मेरा ही ज़रा पागलपन था जो, लेकिन ये मेरा उसूल था और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हालांकि पीएमओ में जाके मैं मेरे करियर में और क्या कमी रह गई, जो मैं पीएमओ गया होता तो और मेरे सुरखाब के पर लग जाते तो है नहीं। आपने क्योंकि मनमोहन सिंह से इतने करीब से बातचीत की बतौर प्रधानमंत्री, एक चीज़ जो उनको लेकर कही जाती रही वो ये कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो रिमोट कंट्रोल से उन्हें कांग्रेस हाईकमांड कंट्रोल करती थी। क्या आपने एज सीईसी ये इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस देखी? नहीं, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि हम तो सरकार से आर्म डिस्टेंस रखने की फ़िलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लिए लेट डाउन है कि सरकार से एक आर्म्स का डिस्टेंस रखो। तो वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। हम अपने काम में लगे हुए थे, हमारा अपने हाथ फुल थे कामों से। जब उत्तर प्रदेश में मायावती के दौर में चुनाव हुए तो आपने मायावती की मूर्तियां और हाथी, उनका जो चुनाव सिंबल है, उसकी मूर्तियों को ढकवा दिया था, जिस पर काफ़ी हल्ला मचा था। तो कैसे फिर आपने उसको सॉल्व किया? वो उसकी हिस्ट्री है, क्योंकि नॉर्मली तो मेरे काम की सराहना ही होती थी। मेरे जो वेल विशर थे उन्होंने भी कहा कि कुरैशी तुम्हारा सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, वो स्टैचूज़ को कवर कराना, मायावती के स्टैचूज़ को। तो उस पर मैंने उनको समझाया और जो लोगों के लिए भी जानने के लिए ज़रूरत है कि हुआ क्या था कि मायावती नोएडा में और लखनऊ में बड़े बड़े पार्क बना रही थी, और वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े ऊंचे पेडेस्टल पे हाथी का स्टैचू बना दिए थे। तो हमारे पास दूसरी पार्टियां प्रोटेस्ट करती हुई आई कि सरकारी खर्चे पे सरकारी पार्क में उनकी पार्टी सिंबल बनाई जा रही है। तो एसपी कहता है हमारी बाइसिकल भी बना के दो ऊपर, कांग्रेस कहती है हमारा पंजा भी बना के दो ऊपर, तभी तो लेवल प्लेइंग हो रही थी। बात तो रीजनेबल थी। तो ये किसी ने एक रिट पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये जो हज़ारों करोड़ खर्च कर रही हैं ये इलीगल है, इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो केस हमको रेफ़र किया कि फजूल खर्ची पे तो हम बात कर लेंगे, पार्टी की सिंबल का क्या करना है ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। अब हमारे पास ये है कि जी इस सिंबल तो उनकी है हाथी, इसको हम क्या करें। हम चाहते तो उसके सिंबल को फ्रीज भी कर सकते थे, पर वो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता, बहुत बड़ा स्टेप हो जाता। अच्छा, लोगों को एक तरफ हम लॉ मिनिस्टर को सेंश्योर करते हैं, दूसरी तरफ आप जब मैं कहूँगा आपको अजीब लगेगा कि वी वर नॉट ट्रिगर हैप्पी
कि यहाँ डंडा चला दो वहाँ डंडा चला दो। बिल्कुल हम बहुत लिबरल और बड़े पीसफुल। मेरे साथ जो थे मिस्टर संपत और मिस्टर ब्रह्मा, हम तीनों वेरी पीसफुल, वेरी क्वाइट, नॉट ट्रिगर हैप्पी एट ऑल। मिनिमम सख्ती जिससे हमारा अच्छा इलेक्शन हो जाए, हमारी कोशिश ही होती थी। तो हमने इसमें ये फैसला किया कि हम सिंबल तो नहीं फ्रीज करेंगे, लेकिन उस कोर्ट के ऑर्डर में क्वाज़ी जुडिशल ऑर्डर, उसमें हमने एक पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ बोल्ड में लिखा। अभी मेरे पिछले हफ्ते जब लॉन्च हुई, इसमें 3-4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे थे। मैंने बताया कि आप अपनी जजमेंट में कभी कोई बोल्ड पैराग्राफ लिखते हो? बोलेंगे कभी नहीं। मैंने कहा हमने अपनी जजमेंट में एक बोल्ड पैराग्राफ लिखा था, बोल्ड में। और वो क्या लिखा था कि सिंबल तो हम इनकी फ्रीज नहीं कर रहे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब अगर होगी इलेक्शन के वक्त, हम ज़रूर इसका कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। यानी हमने आपको 4 वार्निंग दे दी थी कि कुछ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कमेंट नहीं की, मायावती ने कोई कमेंट नहीं की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे स्टैंड को सपोर्ट किया कि बहुत ठीक किया इन्होंने। अच्छा, अब जब इलेक्शन का वक्त आया तो हमने क्या किया है, तो हमने सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन सोचते, हमने एक बहुत सस्ता सा इलाज भी सोचा इसका, कॉमन से। हमने कहा जी 2 पार्क में, ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये है, उन पार्क को हम 25 दिन के लिए लॉक लगा देते हैं। 500-500 रुपये का एक ताला लगेगा, 2 ताले लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर हमारे लीगल एडवाइज़र ने कहा कि साहब कोई आदमी कोर्ट में जाके कह सकता है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर माई मॉर्निंग वॉक छीन लिया इन्होंने। हमने कहा उन इश्यूज़ में हम फंसना नहीं चाहते, बात बिल्कुल ठीक है। फिर हमने कहा कि अच्छा इनको हम कवर करा देते हैं। कवर कराने में लोग कहते हैं सैकड़ों करोड़। हालांकि मैंने उस वक्त के CMD फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लिखा कि हमें अपने फील्ड जैसे मालूम था कि आजकल जैसे मानसून चल रहा है तो अनाज की मंडियों में वो जो अनाज होता है उसको बड़े तो वो उसको कवर कर देते हैं प्लास्टिक शीट से। तो हमने ये पूछा कि ये इतनी बड़ी तकरीबन उसी साइज़ की शीट होती है कि कितनी कॉस्ट आएगी। 1500, 2000, 3000 ऐसी कुछ आती थी, डिफरेंट साइजेज, कितना गेज, वो सारा उन्होंने बता दिए। 2,60,000 के करीब खर्चा हुआ था पूरे इन सारों को करने के लिए। तो टू इस्टेब्लिश ए लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमारे मैंडेट है, उसके लिए हमने ये किया। तो आई थिंक वी डिड एब्सोल्युटली द राइट थिंग, एंड इफ वी वर टू डू इट अगेन वी विल डू इट अगेन। आपने किताब में ये भी लिखा है कि आप बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपकी एक ये पॉलिसी थी कि आप ऑपोजिशन पार्टीज़ को ज़्यादा फेवर करते थे, ऐसा क्यों? ये मेरा विश्वास था और है कि देखिए सरकार के हाथ तो बड़े लंबे होते हैं, 50 काम वो अपने करा सकते हैं, सारा उनको एडवांटेज है, सारी मशीनरी अफसरों की पोस्टिंग वो करते हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट, प्लेन हर चीज़ उनके हाथ में। अपोजिशन के पास तो कुछ नहीं होता सिवाय एक फेथ इन डेमोक्रेसी। तो मेरी डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि भाई मेरी प्रायोरिटी, अगर अपॉइंटमेंट मांगे रूलिंग पार्टी और एक अपॉइंटमेंट मांगे एक लीडर ऑफ अपोजिशन या रूलिंग पार्टी, मैं पहले अपोजिशन को दूंगा। और बल्कि और तो और ये मेरा ही नहीं बल्कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 30-40 साल से चल रहा है उसमें पूरा एक चैप्टर है, बाकी सारे कंट्रोल के। आप ये एक दूसरे की मीटिंग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे, कैंपेन नहीं साफ़ सुथरा होगा, ये सब तो सबके लिए। एक चैप्टर ही है कि फॉर पार्टी इन पावर, कि वो क्या नहीं कर सकती कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगी, सरकारी जगह पर जैसे रामलीला ग्राउंड के लिए बुकिंग आ जाए हमारे पास, तो होता क्या था कि सरकार ने किया तो अपना दूसरी का पीछे करके हमने उसका कर दिया करते थे। तो हमने तरीका निकाल लिया कि रजिस्टर में नाम लिखेंगे, लूज़ पर्चे को तो ऊपर नीचे किया जा सकता है ना, रजिस्टर में जिसने पहले बुकिंग कर दी उसको मिलेगी। ये अकोमोडेशन जो होती थी, सरकारी गेस्ट हाउसेज वगैरह, सारे पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी कैप्चर कर लिया करती थी। तो सेशन साहब ने उस ज़माने में सख्ती की, तो मॉडल कोड में ही सरकार पे ज़्यादा सख्तियाँ का पूरा एक चैप्टर है। तो वही उसी लॉजिक को आगे ले जाके कि जो लोग कमज़ोर हैं, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी में सबका ट्रस्ट होना, सबका फेथ होना चाहिए। तो वो जब भी हो सकता है कि जब हम हमसे बात ही न करें, उनको अपॉइंटमेंट ही न दें, तो वो तो कहेंगे कि भई ये सरकार के सारी बात सुनते हैं। लेकिन अभी तो हम यही आरोप सुनते हैं ऑपोजिशन की तरफ से। आपको लगता है कि अब सीन इलेक्शन कमीशन में बदल गया है? नहीं, मैं ये इस पर कि बदल गया है कि नहीं बदल गया, इस पर कमेंट न करते हुए इस पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अगर एलिगेशन आते हैं तो यही तो आपत्तिजनक हैं, जो नहीं आने चाहिए थे और आ रहे हैं, तो बहुत अफसोसनाक है बात।
और ये भी नहीं कि ये सिर्फ एक आप एलिगेशन लगा रही हैं। अपोजिशन पार्टी 2 बार पिछले 3 साल में सुप्रीम कोर्ट के पास गई, 20-20, 25-25 पार्टी के जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही इलेक्शन कमीशन में। तो ये तो बड़ी गलत बात है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हम पे इतना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि देखिए हार जीत तो होती है। अगर वो हारेंगे और हमने उनकी बात कभी नहीं मानी है, तो वो इलेक्शन कमीशन और प्रोसेस को ब्लेम कर सकते हैं। बल्कि मैंने एक उसमें कहानी लिखी भी है कि एक दफ़ा मुझे लालू प्रसाद का फ़ोन आया कि कुरैशी साहब कल सुबह काउंटिंग का दिन है। लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे? नहीं, आउट ऑफ पावर थे, अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे काउंटिंग सेंटर में आप बैंक का स्टाफ लगा दीजिए। रात को 11 बजे फ़ोन आ रहा है, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होनी। मैंने कहा लालू जी आप इतने लेट कह रहे हैं, हमारी तो सारी तैयारियाँ हुई हुई हैं। मैं कोशिश करता हूँ, वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने दिल में ठान ली कि कुछ भी करना पड़े मैं ये ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे इनका विश्वास चाहिए। क्योंकि अगर ये कल हारते हैं तो इनको ये दिल में दिमाग में ना आए कि जी इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ नॉन कोऑपरेट किया, हमारी बात नहीं सुनी। तो मैंने CEO को बिहार के कह दिया कि भाई कुछ भी करना पड़े, स्टाफ इधर का उधर करके तुम इनको बात है इनकी डिमांड पूरी कर दो, जो हमने कर दी। खुशी होंगे। अगले दिन रात को 10-11 बजे फिर फ़ोन आता है, कुरैशी साहब मेरे मीटिंग में तो 5-5 लोग आते थे, फिर भी हार गए थे वो बुरी तरह। तो लेकिन उसके बावजूद मैं बुरी तरह मैं हार गया। तो लोग तो कहते हैं, तो इससे पहले कि वो सेंटेंस पूरा करें मैंने कहा अगर लोग कहते हैं कि EVM की वजह से हारे, तो लालू जी मेरी आपको एडवाइस ये है, फ्रेंडली एडवाइस है कि आप इसको EVM को ब्लेम नहीं कीजिएगा, कि हार तो आप गए हैं, मजाक और आपका उड़ने लग जाएगा कि आप EVM को ब्लेम कर रहे हैं। चूँकि मैंने उनका विश्वास हासिल कर रखा था और ये उसी को रिफ़्रेश किया था एक ही दिन पहले, तो उन्होंने उसके बाद एक लफ्ज़ नहीं बोला उस EVM पे, वरना EVM के जो अपोजिशन है उसको और बढ़ावा मिल जाता। तो क्या EVM हैक हो सकती है? क्योंकि आपसे बेहतर चुनावों को कोई नहीं जानता, क्या EVM हैकेबल है? नहीं, देखिए आज तक की जो EVM है जो हमारे वक्त की बनी हुई है उस तक की तो मैं गारंटी देता हूँ कि हैकेबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली तो सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है ना। सॉफ्टवेयर जिस उस ज़माने में कि टॉप इंजीनियर ऑफ द 2 कंपनीज और हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की एक कमेटी है जो 5 IITs डिफरेंट IITs के प्रोफेसर हैं, वो उसको देखते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी तो जो कि बदलती रहती है, अगले जनरेशन की EVM में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दें जो बेईमानी कर ले तो उसकी तो गारंटी नहीं। लेकिन अब तक का जो सिस्टम है वो उसको तो सबसे बड़ा डिफेंडर तो उसका मैं ही रहा हूँ कि हम 3-3 बार तो हम मॉक पोल करके देखते हैं कि मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ तो वो सिस्टम अभी भी चल रहा है? चल रहा है। अब देखिए 3 बार हम वो करते हैं, फिर होता क्या है कि हम 3 स्टेजेस पे 50-50 बटन दबाते हैं और फिर उनको टेस्ट करते हैं कि वो 50 ठीक जगह पे गए हैं कि नहीं गए। किसी लोगों ने कहा कि साहब ये मशीन जो है ऐसी डिज़ाइन है कि 50 तक ईमानदारी से काम करेगी, उसके बाद बेईमानी करेगी। हमने कहा ऑल राइट। हमने 10% मशीनों को कहा कि हम उसके 50, 60, 100 नहीं 1000 प्रेस करेंगे। यानी पूरे दिन एक मशीन प्रेस होती रहती है। 10% का मतलब है 2 लाख मशीनों को हम पूरे दिन प्रेस करते थे कि एक भी वोट इधर का उधर हो तो हम पकड़े। सब ठीक निकला था। फिर बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के सामने ही करते हैं हम सारा काम। हमने कहा भाई आप भी बटन दबाने में हमारी मदद करो, तो उन्होंने सबने कान पकड़े कि भाई हमको क्यों सजा देते हो, वी हैव फुल फेथ इन द थिंग। तो बाद में हमने उसको 5% कर दिया। फिर भी 1 लाख मशीनों को तो 1000 बार प्रेस करते हैं। बेईमानी होगी तो कहीं तो पकड़ी जाएगी। तो जो बीच में इक्का दुक्का कोई आ जाता है, 20 लाख मशीनों में 1-2 जगह कोई मिस्टेक आ जाए तो वो एकदम एग्जैजरेट हो जाती है। लेकिन पोल डे पे तो हम एवरी मशीन सुबह 7 बजे मॉक पोल करते हैं। कुरैशी साहब, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आज चुनाव में लैक ऑफ ट्रस्ट है, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? हाँ, पता नहीं मैंने ऐसा कहा है कि नहीं कहा, लेकिन मैंने सुना है। हाँ, नहीं देखिए ट्रस्ट तो द फैक्ट कि ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाती है बार बार, पिछले तो 3 साल में 4 साल में तो है 20-20, 24-24 पार्टियां जाती हैं कि जो हमारी सुनवाई नहीं होती। इलेक्शन कमीशन में सुनवाई ना होना ये लैक ऑफ ट्रस्ट ही तो है। और मैंने आपको ट्रस्ट की कहानी बताई कि हमको तो ऑपोजिशन का ट्रस्ट, सरकार को हमारे ट्रस्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी ऑपोजिशन को ज़रूरत होती है। उसको अर्न करना हमारा काम है। आपने कैसे अर्न किया था?
नहीं, बाय बीइंग कीपिंग द डोर्स ओपन, गिविंग देम प्रेफरेंस। अगर अरुण जेटली आपके प्रति पहले हॉस्टाइल थे जब वो राज्यसभा के लीडर थे ऑपोजिशन में। यस, ओरिजिनली वो हॉस्टाइल थे बिकॉज वो ही वाज हॉस्टाइल टू सुषमा स्वराज एंड आई वाज कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू सुषमा जी एंड आई वाज इंडीड। तो बहुत हॉस्टिलिटी से मुझे देखा करते थे और बिल्कुल क्लियर था कि मुझे पसंद नहीं करते। फिर जब उन्होंने 6 साल मुझको देखा, क्योंकि आई वाज वेरी नाइस टू द ऑपोजिशन एंड द ऑपोजिशन थ्रू आउट माई एंटायर 6 years वॉज द बीजेपी। तो उनके साथ जब मैं नाइसली कर रहा हूँ, उनको प्रेफरेंस दे रहा हूँ, उनके लिए दरवाजे खुले, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। आदमी तो भला आदमी है, ये तो ठीक आदमी है, हमको इतनी अकोमोडेशन दे रहा है, कोई इतने कोई प्रो रूलिंग पार्टी कोई इसका बायस नज़र नहीं आ रहा। तो वो बिल्कुल ही मेरे फेवर में हो गए। और उन्होंने बल्कि मेरी किताब के लिए अपनी कमेंट भेजी थी कि वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर सीईसीज वी हैव हैड और समथिंग लाइक दैट, तारीफ़ का उसमें किताब में लिखा है। दूसरा एक किसी स्टेज पे उन्होंने आईपीएल, चूँकि क्रिकेट के वो बॉस थे, आईपीएल का मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलॉन्ग विद दीपक पारेख एंड नितिन देसाई बना दिया। तो 24 घंटे मैं करोड़पति हो गया। तो लेकिन वो अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट की कोई और जजमेंट आ गई जिससे ये इरेलीवेंट हो गया, वो बात ख़त्म हो गई। उस 24 घंटे में मुझे पूरे हिंदुस्तान से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आ गए। द फैक्ट कि उनका लैक ऑफ ट्रस्ट इन मी टर्न इनटू कंप्लीट ट्रस्ट, तो विच वाज बिकॉज वी अर्न द ट्रस्ट ऑफ द ऑपोजिशन। जी। और तो और बल्कि एक दफ़ा मैंने झारखंड में ये होता था कि बहुत सारे लोग पैसे वाले वहाँ से राज्यसभा का इलेक्शन लड़ा के आ जाया करते थे। मुझे याद है। वहाँ पे एक दफ़ा हुआ, हमारे पास शिकायत है, हमारे इनकम टैक्स के जो हमने वो लगाते हैं नाकाबंदी, तो सुबह 6 बजे एक कैंडिडेट का दामाद, उसकी गाड़ी से 3-4 करोड़ रुपए निकले। हमने डिस्कस करके हमने कहा कि इसको क्या करें, ये तो पैसा ऑब्वियसली इलेक्शन के लिए जा रहा है। हमने उस इलेक्शन को पहली बार इन हिस्ट्री काउंटर मांड कर दिया, कैंसिल टोटली अब इशू। तो जेटली साहब का मुझे फ़ोन आया कि कुरैशी साहब, बहुत आपका अच्छा शानदार फैसला है, हालांकि 2 कैंडिडेट उससे प्रभावित हुए, उसमें कहने लगे एक हमारा भी था, हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन आपका फ़ैसला बहुत एडमिरेबल है। उसी पे अडवाणी जी ने अपने ब्लॉग लिखा, कूडोज टू कुरैशी। तो अच्छा काम करो। और ये तो वो अपोजिशन थे वो लोग, हम वो सरकार में तो थे नहीं। तो ये चीज़, इस कदम का ट्रस्ट करने के लिए, हासिल करने के लिए आपने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। आपने एक बात की कि जिसकी सुनवाई नहीं है ऑपोजिशन पार्टियों की, खासकर उसको आप तवज्जो देते थे। इस बार के जो अभी असेंबली चुनाव हो के चुके हैं, इंक्लूडिंग बंगाल चुनाव, उसमें बहुत सारे लोगों को वोट करने का मौका नहीं मिला, एसआईआर में उनके नाम काट दिए गए। आप इसे किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरी तरीके से देखता हूँ। बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत एट्रॉसिटी हुई है। सत्ता देखिए, पहले तो 10% 12% के करीब नाम काटे गए, 1-1.5 करोड़ नाम काटे गए। और 27 लाख तो फाइनली वो ट्रिब्यूनल्स को रेफ़र कर दिए गए। 27 लाख बहुत होते हैं वो। फिर उस 27 लाख में के लिए उन्होंने 19 ट्रिब्यूनल बनाई, जिनमें तो 2 तो रिज़ाइन करके जा चुके, और उन्होंने 4-5 हज़ार को एग्ज़ामिन भी कर लिया। 4-5 हज़ार में से 90-95% ठीक निकले कि वोटर थे, यानी उनको वोट से महरूम करना ज़्यादती हुई थी। अब 27 लाख लोगों को आपने वोट नहीं देने दिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी ज़्यादती थी कि जी इस बार नहीं दे सकते तो अगली बार दे लेना। ये कोई जजमेंट है? ये कोई जुडिशल माइंड की बात है? तो खेल है। इस बीच में तो रजीम चेंज हो गई, तो हो सकता है आप उसी 27 लाख वोट की वजह से हो गई हो। तो इसलिए उसको इतने कैजुअली लेना कि जज साहब ने फरमा दिया कि साहब आज नहीं तो फिर कर लेना, तो ये तो बहुत ही गलती थी उनकी। तो और अब वो कितने, अखबार में मैंने पढ़ा कि 21 साल लगेंगे उन 27 लाख पे फैसला करने में। 21 साल। अब 21 साल तक अगर आप वेट कीजिए कि आपका को दोबारा वोट करने का मौका मिलेगा, क्या ये खेल खेला गया है? तो जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, उसकी भूमिका यहाँ ठीक नहीं रही। देखिए, मैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और द फैक्ट कि आप क्वेश्चन कर रही हैं, बस वो इटसेल्फ इज़ ए कमेंट, तो उसी पे हम बस करते हैं। आपने द लेजेंडरी टी.एन. शेषन साहब के साथ भी काम किया है।
थोड़ा उनके बारे में बताइए, क्योंकि उनके ऑर्डर्स पर आप लालू यादव के गढ़ में गए थे जहाँ पर गोलियां वोलियां चल रही थी। जी, वो मैंने उनके साथ अच्छा खासा काम किया है। वो अपनी पीक पे थे ग्लोरी के। तो मेरी ड्यूटी लगी है एज ऑब्जर्वर इन बिहार, दानापुर। आई स्टिल रिमेंबर दानापुर, लालू प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ पे ड्यूटी लगी। खैर उन्होंने हमें ब्रीफिंग जब दी हमें ऑब्जर्वर को, फिर कहा कि ठीक है जाओ बच्चों, जाओ अपनी ड्यूटी करो, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट ए बुलेट थ्रू योर स्टमक एंड ए बॉम्ब ऑन योर फेस। और कुछ नहीं होगा। तो ना हमारे पेट में गोली लगी, कोई बॉम्ब ऑन द फेस, लेकिन हमने 2 बम फटते हुए देखे बिल्कुल 20 फुट के फासले पे। दैट वाज द नॉर्म दोज डेज, जिसको उस उन्होंने टाइम डर लगा होगा आपको? जो ये तो होता ही था, और जो उन्होंने कहा उन्होंने ही कंट्रोल किया था इसको। इसी तरह महिलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ जयललिता रहती थी, जहाँ पे माइलापुर। माइलापुर, तो और जहाँ पे सेशन साहब का घर भी उसी माइलापुर में ही है। तो उनसे भी उनकी इसी तरह की दुश्मनी थी या दोस्ती थी। तो उस इलेक्शन को भी हमने किया। तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने इसमें लिखी है कि वो पॉपुलैरिटी के पीक पे थे। तो मैं जब दानापुर के इलेक्शन में गया तो एक बीडीओ के दफ्तर में बैठा हुआ मैं इन लोगों से बात कर रहा कि मैंने कहा कि गांव वालों को सेशन साहब के बारे में पता है? कहने लगे जी खूब अच्छी तरह पता है, रोज़ सुबह आके पूछते हैं कि आज उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? कह लेंगे वहाँ तो उनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। मैंने कहा क्या मतलब? कह लेंगे उस वक्त उनकी जाति पूछी जाएगी। बिहार का चुनाव जो है वो तकरीबन हर जगह का, पर बिहार पर्टिकुलरली कि वहाँ पे दैट इज़ द रियलिटी। उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े बाद में, एक अहमदाबाद से और एक प्रेसिडेंट का, दोनों जगह वो हारे। तो क्योंकि पॉपुलैरिटी को अगर ये समझें कि इट विल कन्वर्ट इनटू एन इलेक्शन, इट डजंट वर्क दैट वे। इंडिया को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो कहा जाता है, लेकिन सबसे ग्रेट डेमोक्रेसी हम क्यों नहीं बन पाए हैं? बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया कि देखिए ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी हर साल इकोनॉमिस्ट वाले निकालते हैं। इनके अलावा और भी वीडेम है, 12-13 के करीब ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ग्लोबल इंडेक्स निकालते हैं। हम उन सब में 40, 45, 50 नंबर पे होते हैं। तो और फिर हम उनको कोसते हैं कि भाई आपका क्या तरीका है। 200 कंट्रीज़ में वो अगर ये इवैल्यूएशन करते हैं, क्राइटेरिया पूरे दुनिया में एक ही फॉलो करते हैं, तो हम ये समझें कि हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। इट इज़ लाइक शूटिंग द मैसेंजर कि आप मुझको नीचा दिखा रहे हो तो मैं चल लगा दूँ आप पे गोली। तो हमें सोचना चाहिए। एक वक्त था कि हम बहुत इम्प्रूव कर रहे थे। किस वक्त में? 2013 में हम 27 नंबर पे आ गए थे। और अभी क्यों हमारे ऊपर बेल्जियम था, उसके ऊपर 4 कैटेगरीज होती थी: फुल डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड डेमोक्रेसीज, अथॉरिटेरियन रिजीम, सेकंड वाज फ्लॉड डेमोक्रेसी, फिर हाइब्रिड एंड देन अथॉरिटेरियन। हम फ्लॉड डेमोक्रेसी में गिने जाते थे। मैंने जब पहली बार अपनी किताब अनडॉक्यूमेंटेड वंडर में लिख रहा हूँ और उसके एंड में जब मैंने पढ़ा कि हम तो फ्लॉड डेमोक्रेसी में गिने तो मुझे भी धचका लगा, धोखा लगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, कोई जो जानबूझ के हमारे पैरामीटर ऐसे बना रहा है। लेकिन जब मैंने देखा किस वजह से हमारे यहाँ 300 मिलियन औरतें इलिटरेट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 7% औरतें हैं MP या MLA, हमारे 43% MP उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस। इन वजह से अगर हमारी रैंकिंग नीचे हो रही है तो हम किसको ब्लेम करें? अपने को तो करें, लेकिन बजाय उसके कि हम वो उनके सिस्टम को चैलेंज करने के लिए निकल पड़े, तो विच वॉज वेरी रॉन्ग। हमें सुधारने की कोशिश। अब हम 53-55 पे कुछ हैं, जब हम 27 पे पहुंच चुके थे और मुझे लग रहा था कि और साल भर में जम करके जो फुल फ्लेज डेमोक्रेसी थे उसमें हम पहुंच जाएंगे। हम फ्लॉड डेमोक्रेसी में ही है, बल्कि अब तो नीचे अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, इस टाइप की ऑटोक्रेसी या कि इस किस्म की कोई क्लासिफिकेशन में हम गिने जाने लग गए। मतलब पहले से हालात ख़राब हुए हैं डेफिनेटली लोकतंत्र को लेके। आपका परिवार यहाँ दिल्ली में 500 साल से उसकी जड़ें हैं, आपने लिखा है, तो किस तरह से आपने दिल्ली शहर को बदलते हुए देखा है? तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो दिल्ली की आबादी, क्योंकि हर शहर रोज़गार की तलाश में कैपिटल सिटीज़ ही में जाता है, मेजर सिटीज़ में जाता है। दिल्ली तो हिंदुस्तान का कैपिटल है, इसलिए
वो हर जगह के लोग ये दिल्ली में आने लग गए। और हम पुरानी दिल्ली में रहते थे, पुरानी दिल्ली में रिहाइश भी सस्ती थी और खाने की दुकानें, अब तो जो उर्दू बाज़ार होता है जहाँ पे उर्दू लिटरेचर किताबें के वो होती थी, वहाँ हर जगह ढाबा बना हुआ है, मुर्गा बिक रहा है, मछली बिक रही है, वो सारे, क्योंकि बिल्कुल फूड बाज़ार के की तरह वो हो गया। तो एक तो आबादी, और सबसे बड़ी चीज़ तो यही कि मुझे वहाँ जाते हुए घबराहट होती है और मुझे डर लगता है पुरानी दिल्ली में कि इतनी कौन सी साइकिल, रिक्शा या कोई मोटरसाइकिल वाला आगे पैर पे चढ़ जाए। तो आबादी तो सबसे ज़्यादा भयंकर चेंज हुई है। और दूसरी मैंने देखा पुरानी दिल्ली में पहले जो कंपोजिट कल्चर था ना, वो अफेक्ट हुआ, क्योंकि एक ज़माने में भी 50 भाईचारा था तो वो कम हुआ। और कभी कभी उस जमाने एक ज़माने 60s में बम वम फटते थे, वो सुतली वाले, तो हर बम फटने के बाद कुछ हिंदू फैमिली इधर से जामा मस्जिद की दूसरी तरफ चांदनी चौक की तरफ चली जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता टोटल मुस्लिम एरिया टोटली मुस्लिम हो गया, हिंदू एरिया टोटली हिंदू हो गया। ये बहुत मुझे इसका बड़ा दुख होता है। अभी भी वहाँ पे 2 दुकानें हिंदुओं की, जब भी मैं अपने ख़ानदानी घर में जाता हूँ, उन दोनों दुकानों पे जाके उन दोनों लोगों से ज़रूर मिलता हूँ, बड़े खुश होते हैं वो, और उनको हौसला बढ़ाता हूँ कि भैया तुम यहाँ ये डटे रहना, यहाँ से छोड़ के नहीं जाना, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी है, हम हमारे 70 साल से तुमसे ताल्लुकात हैं। तो और उनके ग्रैंडसन हैं वो उनके, लेकिन बल्कि मैंने पूछा आप मुझे पहचानते हो? हाँ जी। नाम बताओ, नाम बता दिया, कुरैशी। तो वो भी ट्रैक रखते हैं। तो बस ये दुख हुआ कि जो उन बच्चों के साथ हम पले बड़े खेले और वो एक एक करके वहाँ से जो शिफ्ट किए ना, वो दैट वाज द अदर चेंज विच ये जो पोलराइजेशन हुआ धर्म के नाम पर कि हिंदू अलग हो गए, उनके इलाके डिफरेंट हो गए, मुस्लिम अलग हो गए, ये राजनीति का नतीजा है? इसके लिए किसे जिम्मेदार मान? नहीं, देखिए शुरू में जो बताया था वो तो राजनीति इतनी नहीं थी, क्योंकि वाकई बम ब्लास्ट वगैरह जो हो जाते थे किसी भी वजह से होते हैं, कौन करता था वी डोंट नो, टेररिज्म भी था, वेरी प्रिमिटिव काइंड। तो उस वजह से पोलराइजेशन, भाई दे स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर कि यहाँ पे उनको सेफ्टी महसूस नहीं हो, चलो हिंदू एरिया में चले जाओ। हिंदू एरिया वाला मुसलमान सोचे कि चलो मैं अपने मोहल्ले में चले जाऊँ। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ और बड़ी गलत चीज़ हुई। और लेकिन अब तो एज ए स्टेट पॉलिसी, टोटली स्टेट पॉलिसी, बिकॉज इट इज़ द ओनली विनिंग स्ट्रैटेजी अवेलेबल, पोलराइज एंड विन इलेक्शन। इसलिए उसका कोई काउंटर आज तक हुआ नहीं, जब तक उसका काउंटर नहीं आता ये सिचुएशन तो चलती रहेगी। पर ये तो शायद सभी पार्टियों पर अप्लाई होता है ना, नॉट जस्ट 1 और 2 पार्टीज। ये जिस पे जो भी ऐसा करता है वो बड़ा गलत करता है, बहुत अफसोसनाक बात है। आपका एक अलग पहलू ये है कि आप एक म्यूजिशियन भी हैं, आप एक गिटारिस्ट भी हैं। आपने लिखा है कि कैसे जब यूपीएससी का इंटरव्यू होने वाला था उससे पहले आप गिटार बजा रहे थे और यूपीएससी के चेयरमैन आपके सामने बैठे थे। कुछ उस किस्से के बारे में बताएं। जी, मुझे जब मैं कॉलेज में था तो मुझे बड़ा वेस्टर्न म्यूज़िक का शौक़ था। तो हमारा उस ज़माने में जो रॉक बैंड इसको आज कहते हैं, वो उस ज़माने में उसको बीट ग्रुप कहते थे। तो बीट ग्रुप होते थे, तो हमारा भी एक बीट ग्रुप था। तो जगह जगह हमारे परफॉर्मेंसेज होते थे। तो हमको दिल्ली एक न्यू ईयर ईव पे दिल्ली गोल्फ क्लब का कॉन्ट्रैक्ट मिला वहाँ जाने के लिए, प्रेस्टीजियस दिल्ली गोल्फ क्लब। तो जब हम वहाँ स्टेज वगैरह पहुँचे तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि आपके ऑडियंस में चेयरमैन यूपीएससी बैठे हुए। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू कॉल आ चुकी थी और 2 महीने बाद मुझे, लेकिन हुआ नहीं था। होना था, अभी 2 महीने बाद होना था। तो मैं तो आई फ्रोज। तो मैंने कहा अगर इन्होंने पहचान लिया ये म्यूज़िक बजाते हुए तो ये तो नॉन सीरियस समझ के मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने मुंह मोड़ के इस तरह जो गिटार बजाई कि ये देख न ले, पहचान न ले। तो फॉर्चुनेटली जब व्हेन आई अपीयर्ड बिफोर हिम ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज। तो हालांकि बाद में एक और भी चीज़ निकल के आई, 2 डायरेक्टर्स ऑफ द एकेडमी उन्होंने मेरे ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है उसमें एज बाय वे ऑफ प्रेज लिखा है कि ही इज़ एन एक्सपर्ट गिटार प्लेयर। तो बजाय इसके कि बुरा भला कहने के, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया है एज ए टैलेंट। मैं आपकी पत्नी के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये बुक आपने अपनी पत्नी इलाजी को डेडिकेट की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। आप लोग कैसे मिले, और जब आपने शादी की 2015 में, तो क्या आपको विरोध का भी सामना करना पड़ा? विरोध का तो सामना नहीं करना पड़ा, उनको करना पड़ा।
इला जी को। तो हम लोग मिले मेक्सिको में। शी वॉज द सर्विंग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नेपाल। आई वॉज अ रिटायर्ड CEC ऑफ इंडिया। तो वहाँ कोई पॉलिटिकल फाइनेंस की कॉन्फ्रेंसेस में मिले। तो यंगिश लेडी, मुझसे वो काफ़ी एज में आपसे छोटी 20 थी, साल छोटी थी। 19 साल छोटी 19 थी। साल छोटी थी। तो और बिल्कुल आई बिकेम मोर लाइक ए उनका गार्डियन। तो मेंटली ये सोच के कि एक यंग लेडी नेपाल की, हमारा छोटा सा नेबर है उसे। तो अच्छा, मोर देन दैट हमने फिर एक्सचेंज कार्ड 1-2 दिन वहाँ पे हमने घूमे फिरे, क्योंकि एक एफिनिटी सार्क की वजह से, पड़ोसी स्टेट की वजह से हो ही जाती है। फिर हमने कार्ड एक्सचेंज किया। 2-3 महीने बाद उनका एक ईमेल आई कि मैं दिल्ली आ रही हूँ किसी कॉन्फ्रेंस में, अगर आप के पास टाइम हो तो मिलें। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिले। हमारे घर में एक म्यूज़िक प्रोग्राम ही होने वाला था। तो मैंने कहा आप उसमें आइए। तो वो खैर आई। तो फिर केक लेके आई उसमें फॉर मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी। तो मैंने कहा भाई मिसेस कुरैशी तो है नहीं। लेकिन पता नहीं मैंने क्यों कहा कि मैंने कोई बात नहीं ले आएंगे। अच्छा, अब उनको ये पता लगा मैं सिंगल हूँ, तो उनका माइंड आप में डिवोर्सी थे तब। है ना। तो अच्छा, मुझे नहीं मालूम वो सिंगल है। अच्छा। तो ये खैर उसके बाद हमारी जब बातचीत गुफ्तगू हुई कि आपके फैमिली में कौन है, क्या है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को माओइस्ट ने ब्रूटली मार डाला था 20 साल पहले। शी बिकेम ए विडो एट द एज ऑफ 32। तो वो अब मुझे पता लगा कि वो सिंगल है। तो अब 2 सिंगल्स बैठे हुए बातें कर रहे हैं और 20 साल से सिंगल हैं। दोनों के माइंड में शादी का कोई थॉट ही नहीं है दूर दूर तक। लेकिन ये जो जैसे खुदा का हुक्म होता है इस तरह के, जी ये तो वी आर वेटिंग फॉर ईच अदर। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बात को महसूस किया और अपने प्यार को अमली जामा पहनाया। लेकिन हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारे लोग इस बात को पचा नहीं पाते कि आप आफ्टर 65 भी शादी कर सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो उस ज़माने में इनका आमिर खान का एक जो सीरियल होता था सत्यमेव विजय थे, उसमें एक एपिसोड यही था कि एनी एज, नो एज इज़ टू ओल्ड टू मैरी। बड़ा अच्छा था। बल्कि मेरी फैमिली, मेरे यार दोस्त मुझे वो एपिसोड बार बार भेजते रहते थे कि देखो शायद मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। तो लेकिन उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। वो तो इनसे मुलाकात के बाद इला से फिर ये हुआ। तो और उनके माइंड में भी शादी का कोई 20 साल अकेले रहने की आदत पड़ गई। तो फिर उसके बाद हमने जब किया तो मुझे तो कोई इसी किस्म की कोई ऑपोजिशन, कोई हॉस्टिलिटी, कोई किसी किस्म की कोई कम्युनल बुरा भला कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे उनके ये ज़रूर हुआ कि सर्विंग थी कि भाई देखो तो अच्छा, मोर देन मैरिंग ए मुस्लिम, उनके जो हॉस्टिलिटी उन्हें फेस करनी पड़ी कि यू आर मैरिंग एन इंडियन। क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट उस वक्त बहुत हाई था कि इंडियन थे, तुमको हिंदुस्तानी नेपाल में कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, इंडियन ही है ना। तो ये अपोजिशन थी। लेकिन उसको शी इग्नोर्ड, आई इग्नोर्ड, एंड देन वी डिसाइडेड टू मैरी एंड वी मैरिड फॉर 10 years। उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक मेरे साथ ही रहती है, एक छोटी काठमांडू में। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुरैशी फॉर स्पेयरिंग सो मच टाइम और इतना खुलकर हर मुद्दे पर अपनी राय शेयर करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी किताब बेस्ट सेलर बने, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू।